डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं में आनुवांशिक पुनर्संयोजन। ये टॉपिक मेरे एक व्यूअर की डिमांड थी, इसीलिए आज मैं इसके ऊपर अपना वीडियो लेक्चर बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आनुवांशिक पुनर्संयोजन क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि जीवाणुओं में किसी भी तरीके का सत्य लैंगिक जनन नहीं पाया जाता, किसी भी तरीके का ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाइगोट या युग्मनज का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जीवाणुओं में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो इनका आनुवंशिक पदार्थ है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने की क्षमता पाई जाती है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह ही है। लेकिन यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, युग्मनज नहीं बन रहा, इसलिए यहाँ पर हम इसे लैंगिक जनन ना कहकर इसे आनुवंशिक पुनर्संयोजन कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो आनुवंशिक पुनर्संयोजन है वो बैक्टीरिया में कितने प्रकार का पाया जाता है। जीवाणुओं में 3 प्रकार का आनुवंशिक पुनर्संयोजन पाया जाता है। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, दूसरा है कंजुगेशन या संयुग्मन, और तीसरा है ट्रांसडक्शन या पराक्रमण। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लें कि जो 3 टाइप्स हैं इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। नंबर 1, ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। रूपांतरण नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कोई भी चेंजेस आ जाए, या हम ये कह सकते हैं कि पहले बैक्टीरिया अलग तरीके का था लेकिन बाद में उसमें कुछ चेंजेस होकर के वो अलग तरीके का हो गया। वो चेंजेस किस तरीके के थे? जेनेटिक चेंजेस थे, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है कंजुगेशन या संयुग्मन। जब 2 बैक्टीरिया के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किसी ट्यूब के थ्रू हो रहा है, या हम कह सकते हैं संयुग्मन नलिका के थ्रू हो रहा है, तो उसे हम कंजुगेशन कहेंगे। और तीसरा है ट्रांसडक्शन या पराक्रमण। जब 2 बैक्टीरिया के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है वो किसी वायरस या जीवाणु भोजी के द्वारा किया जा रहा है, तो उसे हम ट्रांसडक्शन या पराक्रमण कहेंगे। ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन। लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ एक ही प्रकार के बारे में बात करेंगे, जो है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। आनुवंशिक पुनर्संयोजन का पहला प्रकार है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण से मतलब है जो बैक्टीरिया है वो 2 तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक होता है डोनर बैक्टीरिया और एक होता है रिसिपिएंट बैक्टीरिया, या हम कह सकते हैं दाता जीवाणु और ग्राही जीवाणु। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर दाता जीवाणु का नेकेड डीएनए जो है, नग्न डीएनए जो है, वो ग्राही जीवाणु के अंदर प्रवेश करता है, और जो ग्राही जीवाणु की संतति होती है उसमें दाता जीवाणु का जो डीएनए है उसके गुण आ जाते हैं। यानी कि जो डोनर बैक्टीरिया है उसके डीएनए के जो भी गुण हैं वो नेकेड डीएनए द्वारा रिसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करते हैं, और रिसिपिएंट बैक्टीरिया की उसके बाद जितनी भी जनरेशन आएंगी, जितनी भी संतति आएंगी, उन संतति के अंदर उस डोनर डीएनए के बैक्टीरिया के गुण होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, इसकी खोज किसने की थी। रूपांतरण की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सन 1928 में की थी। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये जो प्रोसेस थी इसकी खोज जब की थी तो उसके लिए उन्होंने एक बैक्टीरिया जो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इस बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने इस प्रोसेस की खोज की थी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरिया है वो न्यूमोनिया कोज करता है, यानी कि इससे न्यूमोनिया होता है। ये जो बैक्टीरिया है, ग्रिफिथ ने देखा कि ये जो बैक्टीरिया है इसके 2 प्रभेद या 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं। वो क्या है? पहला प्रभेद है संपुटित या कैप्सुलेटेड, दूसरा है असंपुटित या नॉन कैप्सुलेटेड। प्रभेद से यहाँ पर ये मतलब है कि है तो वो बैक्टीरिया ही, लेकिन उसमें थोड़े से चेंजेस पाए जाते हैं। जैसे पहला जो है कैप्सुलेटेड, उसके चारों तरफ एक कैप्सूल पाया जाता है। दूसरा जो है नॉन कैप्सुलेटेड, उसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का कैप्सूल नहीं पाया जाता। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है इसका जो डीएनए है वो इस तरीके से एक कैप्सूल के अंदर बंद होता है, जबकि ये जो
डीएनए है इसके चारों तरफ किसी भी तरीके का कैप्सूल नहीं पाया जाता। अब जब किसी भी तरीके का कैप्सूल नहीं पाया जा रहा तो ये वाला जो डीएनए जो बैक्टीरिया होगा, असंपुटित जो बैक्टीरिया होगा, वो बाहर से देखने में रफ दिखाई देता है, और संपुटित जो है इसमें चारों तरफ कैप्सूल पाया जाता है, इसलिए ये स्मूथ दिखाई देता है। डिप्लोकोकस के प्रभेद को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ग्रिफिथ ने डिप्लोकोकस की जो अलग अलग प्रभेद थे उन्हें नाम दिया S3 एंड R2। S से यहाँ पर मतलब है स्मूथ और R से मतलब है रफ, यानी कि चिकना और खुरदरा। चिकना ये इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ एक कैप्सूल का फॉर्मेशन पाया जाता है, और ये कैप्सूल जो है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ होता है। S3 जो प्रभेद है वो कैप्सुलेटेड होता है, यानी कि संपुटित होता है, पैथोजेनिक होता है, यानी कि हम कह सकते हैं रोग कारक होता है जो न्यूमोनिया को कोज करता है, और उग्र होता है जिसे हम कह सकते हैं विषैला होता है। जबकि जो R2 प्रभेद है, R2 प्रभेद नॉन कैप्सुलेटेड होता है, यानी कि उसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का कैप्सूल नहीं पाया जाता, नॉन पैथोजेनिक होता है, यानी कि रोग कारक नहीं होता है, और तीसरा है अनुग्र, यानी कि ये उग्र नहीं होता। तो ये जो दोनों प्रभेद हैं ये इनके गुण हैं। इन गुणों को ध्यान में रखते हुए ग्रिफिथ ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, जो एक्सपेरिमेंट ये शो करते थे कि अगर इन दोनों प्रभेद की बैक्टीरियाज आपस में एक्सचेंज हो जाएं या एक का बैक्टीरिया दूसरे में ट्रांसफर हो जाए तो उससे बैक्टीरिया में काफी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है उसको डिटेल में हम देखते हैं। रूपांतरण प्रक्रिया को समझने के लिए ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो इस तरीके से हैं। ग्रिफिथ ने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने जो R2 प्रभेद है, R2 प्रभेद आप रिमाइंड करिए क्या था। R2 प्रभेद यानी कि रफ टाइप का बैक्टीरिया जिसके चारों तरफ किसी भी प्रकार का कैप्सूल नहीं पाया जाता, और वो नॉन पैथोजेनिक होता है, अरोग कारक होता है। तो उसने R2 को जब माइस के अंदर, चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, इंजेक्शन के थ्रू उसे एंटर कराया, तो उसमें क्या रिजल्ट आया, वो चूहे जिंदा रहे। क्यों? क्योंकि R2 जो प्रभेद है वो किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं करता। दूसरा जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने S3 को इंजेक्ट कराया। S3 यानी कि वो बैक्टीरिया जिनके चारों तरफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड की लेयर पाई जाती है जो कि रोग कारक होता है। जाहिर सी बात है ये रोग कारक है, इसलिए जब इसे माइस में इंजेक्ट कराया गया तो उन चूहों की मृत्यु हो गई। यहाँ पर तो ये बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट हमें दिख रहा है कि जो अरोग कारक है उसे जब हम इंजेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है चूहों की मृत्यु नहीं होगी, और जब रोग कारक को हम इंजेक्ट करेंगे तो चूहों की मृत्यु हो जाएगी। मेन जो एक्सपेरिमेंट है इसके बाद आता है। इसके बाद ग्रिफिथ ने क्या किया कि जो S3 बैक्टीरिया का प्रभेद था उसे उसने 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल किया। जब उसने इस प्रभेद को गर्म किया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बॉईल किया, तो उसमें क्या हुआ, उसे बॉईल करने से जो बैक्टीरिया था उसकी मृत्यु हो गई। वो बैक्टीरिया जो है वो मर गया। वो बैक्टीरिया जब मर गया तो उसे हमने यहाँ पर कहा हीट किल्ड S स्ट्रेन, यानी कि ऊष्मा द्वारा मारा गया S प्रभेद। तो यहाँ तक जो उसने एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने क्या किया, ये जो हीट किल्ड S स्ट्रेन था, जो ऊष्मा द्वारा मारा गया S प्रभेद था, उसको उन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो आपके हिसाब से क्या रिजल्ट आएगा? क्या वो चूहों की मृत्यु हो जाएगी या क्या वो चूहे जिंदा रहेंगे? आप बताइए क्या होना चाहिए। जो S स्ट्रेन है वो रोगजनक है। अब वो जब रोगजनक है तो हिसाब से चूहों की डेथ हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूहों की डेथ नहीं हुई, चूहे जिंदा रहे। चूहे जिंदा रहे इसका मतलब ये हुआ कि जो बैक्टीरिया है वो गर्म करने से उसकी डेथ हो गई, तो वो रोग कारक नहीं रहा। अब जो लास्ट एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को सही से समझाता है, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हीट किल्ड S प्रभेद और R2 दोनों का मिक्सचर बनाया, और उस मिक्सचर को उन्होंने चूहे में इंजेक्ट कर दिया। तो जब उस मिक्सचर को चूहे में इंजेक्ट किया तो क्या होना चाहिए? R2 जो है वो अरोग कारक है, और जब हम उसे चूहे में इंजेक्ट करते हैं तो चूहे की मृत्यु नहीं होती। और हीट किल्ड S स्ट्रेन जो है उसमें बैक्टीरिया जो है वो मर चुका है, तो उसको जब हम अलग से इंजेक्ट करते हैं तब भी चूहे की मृत्यु नहीं होती। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता।
जब इन दोनों को मिक्स करके चूहे में इंजेक्ट किया जाता है तो चूहों में निमोनिया हो जाता है और उस निमोनिया से चूहे मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ, इसे जानकर हमें ये पता लगता है कि कुछ तो यहाँ पर ऐसा हुआ है जिस वजह से जो रोग कारक बैक्टीरिया था वो पुनर्जीवित हो गया, या कुछ ऐसा हुआ कि उसका जो डीएनए था वो 8 सेकंड में चला गया और 8 सेकंड में जाने की वजह से जो 8 सेकंड है उसका रूपांतरण होकर के वो 8 सेकंड से S3 में कन्वर्ट हो गया। ग्रिफिथ ने जब ये एक्सपेरिमेंट किए थे तब तक ये चीज नहीं पता थी कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तब तक ये माना जाता था कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों में से कोई भी एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक जीव से दूसरे जीव में सूचनाओं को लेकर के जाता है। लेकिन ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट ने इस चीज को भी प्रूव कर दिया कि डीएनए ही यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ है। कैसे? क्योंकि हमने देखा कि जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था तो वो 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसने जो S3 स्ट्रेन था उसको उसने बॉईल किया था। जब इतने गर्म करने पर बैक्टीरिया जो है उसकी मृत्यु हो गई। अब जब बैक्टीरिया की मृत्यु हुई उस टाइम पे वहां पे प्रोटीन भी डेड हो गया, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन भी नष्ट हो जाता है। और यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्म में क्या था, उसका कैप्सूल जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ था। तो इतने हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन खत्म हो गया, बैक्टीरिया खत्म हो गया और सिर्फ हीट किल्ड जो स्ट्रेन है उसके अंदर उसका डीएनए जिंदा रहा। और जब ग्रिफिथ ने दोनों को मिक्स करके चूहे में इंजेक्ट किया तो उस समय क्या हुआ, जो उसका नेकेड डीएनए था, S3 का जो नेकेड डीएनए था वो नेकेड डीएनए 8 सेकंड के अंदर एंटर हो गया। और जब वो 8 सेकंड के अंदर एंटर हुआ तो 8 सेकंड के डीएनए के अंदर वो सारे गुण आ गए जो S3 के डीएनए के अंदर थे, यानी कि वो भी यहाँ पर रोग कारक हो गया और इस वजह से चूहों की मृत्यु हो गई। बाद में 1944 के अंदर 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलोड और मैककॉर्थी। इन्होंने कहा कि रूपांतरण प्रक्रिया के लिए नेकेड डीएनए का होना अति आवश्यक है। अगर डीएनए नेकेड नहीं होगा तो वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर नहीं होगा। इस खोज के लिए इन तीनों साइंटिस्ट को बाद में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो ग्रिफिथ का ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बैक्टीरिया की रूपांतरण प्रक्रिया को तो समझाता ही है, साथ में ये चीज भी प्रूव करता है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो यहाँ पर रूपांतरण प्रोसेस खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सेकंड जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो है कंजुगेशन या संयुग्मन, जिसमें संयुग्मन नलिका या कंजुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के इस पार्ट को क्लियर कर देता है कि बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होती है, रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाकर आगे आने वाले वीडियोस को सबसे पहले आप देखें और उनकी नोटिफिकेशन प्राप्त करें। थैंक यू।